हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध पैड़ा। मैं एक लाइफ साउंड इंजीनियर एज वेल एज स्टूडियो इंजीनियर दोनों हूँ। तो आज हम लोग एक्सक्लूशन थ्रेशोल्ड एंड स्कैन प्रीक थ्रेशोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी ये जो दोनों टूल के कारण आप बेस्ट फ्रीक्वेंसी अचीव कर सकते हैं और एलोकेट कर सकते हैं अपने जो भी एरिया के लिए जहाँ पे भी आप स्कैन कर रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली ये क्या करता है, इसका मेन जो पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है जो या ये जो मेन काम करता है ये करता है। जैसे कि आपका कोई कैरियर सिग्नल है, ठीक है, और अगर वो आरएफ पोल्यूटेड है या तो उसमें कुछ भी आरएफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या नॉइजेस है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो उसका ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट तो आप क्या कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर जो करियर है उसको, वो जो स्पेक्ट्रम है, जो टीवी चैनल है, उसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, एंड क्या कर सकते हो कि वो नेक्स्ट टाइम जब वर्क बेंच कैलकुलेट करेगा तो वो ये मेक श्योर करेगा कि भाई मेरे को वो जो आरएफ पोल्यूटेड जो कैरियर है वहाँ पे मेरे को कोई भी वो पर्टिकुलर रीजन में जो स्पेक्ट्रम है वहाँ पे मेरे को आरएफ वहाँ पे मेरे को फ्रीक्वेंसी एलोकेट नहीं करना है, मेरे को उसके बाहर करना है। और आप रेंज भी डिसाइड कर सकते हो कि कितने बाहर तक आप उसको रखना चाहते हो। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन्वेंट्री में जाता हूँ और मैं सिंस अभी मेरे पास सब ऑफलाइन ही है तो मैं ऑफलाइन ले लेता हूँ और मैं एक्सेंट ए बैंड ले लेता हूँ G57 में मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब जैसे कि आपको पता है कि कलर कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में भी जिस वीडियो है उसमें मैंने समझाया था इसके बारे में। तो आप असाइन कलर करोगे, असाइन कलर करने के बाद आप कोई भी कलर आपके मन पसंदी आप ले सकते हो एंड आप इसको असाइन कलर कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने इन तीनों को ये कलर कर दिया है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि मैं टैग्स बना दूँगा। टैग्स तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ताकि आपको इजी हो जाए, और मैंने टैग्स के बारे में भी वीडियोस आगे एक्सप्लेन किए, तो आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले ये तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे वोकलिस्ट अप कर दिया इन तीनों को, और उसके बाद मैंने इसको जो किया है वो मैंने, एक मिनट, सिलेक्ट नहीं हुआ है, अब ये सिलेक्ट हो गया और इसको मैंने वोकलिस्ट कर दिया और मैंने इसको अप्लाई कर दिया, कीबोर्डिस्ट कर दिया, सॉरी माय बैड। एंड देन लास्ट वाले को मैंने गिटारिस्ट कर दिया है, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये तीनों टैग्स, अब बेसिकली मैं जब यहाँ पे वोकलिस्ट करूँगा तो वो तीनों आ जाएंगे। बेसिकली टैग्स का यही है कि अब बेसिकली आप कोई भी सर्च करके वो पर्टिकुलर चैनल पे तुरंत जंप इन कर सकते हो। तो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अभी तो ये मेरा इन्वेंटरी है, मेरा फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन है और ये मेरा मॉनिटर टैब है। तो अब फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को सारी चीज़ें अभी मेरे को स्कैन करना है और मेरे को अच्छा फ्रीक्वेंसी अलोकेट करना है, तो बेसिकली मेरे को सब कुछ इन्वेंट्री में लाना पड़ेगा। तो अब इसका ये मतलब है कि जब मैं ये तीनों टैब है, बेसिकली ऐड फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम एंड कंपैटिबिलिटी। तो मैं ऐड फ्रीक्वेंसी में जाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम इन्वेंट्री, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा और मेरे को यहाँ पे तीन चीज़ें आएगी। पहले वाले में ये बोलेगा कि ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम इन्वेंट्री, बोलता है कि भैया मेरे को सारे फ्रीक्वेंसीज इन्वेंट्री से फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में लाना है कि नहीं। तो पहले ये बता रहा है, बोल रहा है कि ऑल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इन्वेंट्री बट कंपैटिबल फ्रीक्वेंसी लिस्ट से भी सब कुछ लाना है इन्वेंट्री में, फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में। ये बता रहा है सेकेंड वाला। और थर्ड वाला कि आप मैनुअली पर्टिकुलर रिसीवर को सिलेक्ट करके आप उसको फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में ला सकते हो। बट अभी हमें सिंस जो भी मेरे सारे इन्वेंटरी में इधर जो है ये टैब में, जैसे कि ये सॉरी, ये जो मेरा टैब है, ये सारे जो भी मैंने ऐड किए थे डिवाइसेस, उसको मेरे को अगर इन्वेंट्री फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में लाना है तो मैं ये करूँगा ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम इन्वेंट्री। तो मैंने ऐड कर दिया, तो अभी मेरी सारी चीज़ें इधर आ चुकी है। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी मेरी आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी अब जैसे कि मैंने आपको बताया था स्कैनिंग का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है दोस्तों कि आप एक ही रिसीवर को सिलेक्ट करते हो, स्कैन करते हो और सब में हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है बिकॉज सब कुछ इंडिविजुअली स्विच से कनेक्टेड है, गीगा स्विच से कनेक्टेड है। एंड जो आपका आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल है जो आपके रिसीवर में है वो ऑटोमेटिक मोड पे है। एंड सेम गोज़ विथ जो लैपटॉप में था, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज करोगे तो आपको सारे आपके जो भी रिसीवर्स है वो ऑनलाइन आ जाएंगे। मैंने सेकेंड वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो
मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एक ही रिसीवर को सिलेक्ट करूँगा और मैं स्कैन करूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो सबके लिए वो स्कैन सबके लिए वो डेटा ले लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं स्कैन करूँगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं स्कैन करूँगा तो ये जैसे कि अगर सपोज़ कोई भी उसका ट्यूनेबल बैंडविड्थ है, मतलब उसका जो रेंज है, जैसे कि G57 का 460 से लेके इट गोज़ अप टू 670। तो वो जो रेंज है वो पूरा, जो अगर आप यहाँ पे जो वन स्वीप करोगे तो वो पूरा कंटिन्यू, तो पूरा 460 से चालू होगा एंड 460 से चालू होगा 670 तक जाएगा। तो वो पूरा ट्यून करेगा और आपको बोलेगा कि यहाँ पे कौन से में पीक है, कौन से में कैरियर सिग्नल ज़्यादा बढ़ गया है, कौन से में कम हो गया है, ये आपको पूरा बताएगा, ठीक है। स्कैन इसीलिए हम लोग स्कैन करते हैं, देखने के लिए कि भाई सराउंडिंग में कोई आरएफ है या कोई आरएफ सिग्नल है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ताकि हमें पता चले ये फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन के द्वारा कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर जगह पे वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चढ़ाना है हमारे ट्रांसमीटर पे, ताकि नहीं तो फिर वो आरएफ क्लैश होगा और आपका शो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे दो होता है, एक वन स्वीप होता है और एक कंटिन्यूस होता है। तो अब वन स्वीप क्या करेगा कि अगर आपका 460 टू 600 है तो आपका पूरा ट्यूनेबल बैंडविड्थ वो स्कैन करेगा और वो रुक जाएगा। बट अगर आप कंटिन्यूस करते हो तो कंटिन्यूस वो 460 से चालू होगा, 670 तक जाएगा और उसके बाद फिर से 460 पे आएगा, 600, ऐसे स्कैन चलता ही रहेगा। 460 से जाएगा 670 तक स्कैन होगा, फिर अगेन 460 पे जाएगा, 670 तक जाएगा, फिर अगेन 460 पे आएगा, फिर वो 670 तक जाएगा, ऐसे कंटिन्यूस स्कैन होता ही रहेगा। तो हमें तो वो करना नहीं है, बिकॉज इतना भी कोई आरएफ प्रॉब्लम है नहीं। अगर हाँ आप कुछ एयरपोर्ट जगह पे शो कर रहे हो जहाँ पे जो आपका एयरपोर्ट में जो सिग्नल टावर रहता है और वो जो पायलट्स के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी कुछ मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो वो टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। वो टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, एक बहुत ही मैं अच्छा एडवाइस देता हूँ। आपके पास एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है और एक डायरेक्शनल एंटीना होता है जो कार्डियोइड होता है, राइट। तो वो टाइम पे आप ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज ना लगाइए, बिकॉज फिर वो क्या करेगा कि आपके चारों ओर से फ्रीक्वेंसीज ले लेगा। और आप कार्डियोडी लगाओ, ताकि वो आप कार्डियोडी लगाओगे तो डायरेक्शनल एंटीना लगाओगे तो वो क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपका फ्रीक्वेंसी जो भी अवेलेबल है और क्लीन है वो लेगा। तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर एंटीनाज प्लेसमेंट एंड एंटीना, कौन सा एंटीना कब यूज़ करना है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कारण आपको अच्छा सा फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा इसके कारण। तो अभी हमने यहाँ पे देखा, तो अभी हमने इसको ये कर दिया, ठीक है। एंड हमने ये स्कैन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये दो चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, एक्सक्लूशन थ्रेशोल्ड एंड स्कैन पिक थ्रेशोल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा एक ये वर्ड जैसा एक है ये खोल देता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मान लीजिए कि ये आपका ये दो एक लाइन है, ठीक है। ये एंड ये जो आपका है ये है एक्सक्लूजन थ्रेशोल्ड और ये है स्कैन पीक थ्रेशोल्ड। अब मान लीजिए कि आपका जो आपने ये जो स्कैन किया है, चीज़ें आपने जो स्कैन की है, ठीक है। अब वो जो करियर सिग्नल है कुछ ऐसे ऐसे आएगा, यू नो ऐसे क्लीन आते जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, ऐसे क्लीन आते जा रहा है, इसका थ्रेशोल्ड ऐसे क्लीन आते जा रहा है। कुछ में ऐसे एक स्पाइक आ गया, मतलब ये आपका ये जो ऐसे ऐसे आपका स्कैन होते होते ऐसे ऐसे सिग्नल जाएगा, ऐसे 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 करके, ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब ये जो है, ये मतलब ये जो मेरा करियर सिग्नल है, ये मतलब मेरा पोल्यूटेड है, इसमें कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम है, इसीलिए वो इतना ये दोनों थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया। तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, जो एक्सक्लूजन थ्रेशोल्ड है, जो मैं आपको एक बार फिर से वर्क बेंच पे लेके जाता हूँ, तो ये एक रेड कलर का लाइन और ये ऑरेंज कलर का लाइन है। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से जाता हूँ, तो जो नीचे वाला है, नीचे वाला हमारा रेड कलर का लाइन है और जो ऊपर है वो हमारा ऑरेंज कलर का लाइन है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि जब ये जो रेड कलर का जो आप ये अगर सपोज़ ये जो है इसको, ये जो आपका थ्रेशोल्ड है, इसको अगर आप बढ़ा के इसको थोड़ा ऊपर तक लेके आते हो, यहाँ तक लेके आते हो,
तो ये क्या करेगा, ये पूरा ये एक ब्लू कलर का एक ऐसा लाइन आएगा जिसमें ये पूरा ऐसा कवर कर देगा, ऐसा वो करके इसको स्पेक्ट्रम को ब्लॉक करेगा। तो मतलब ये बोलना क्या चाहता है, ये थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर कोई भी अगर आपका सिग्नल गया तो वो पर्टिकुलर जो करियर है उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे ही हमारा जो कंप्रेशन रहता है, तो कंप्रेशन के साथ अगर ये हमारा एक थ्रेशोल्ड सिलेक्ट कर दिया, इसके ऊपर अगर आपका सिग्नल जाता है तो कंप्रेस होता है, इसके जो नीचे जाता है तो सिग्नल अनकंप्रेस होता है। तो वैसे ही ये थ्रेशोल्ड, तो इसीलिए थ्रेशोल्ड हम सेट कर दे, तो हमने यहाँ पे ये एक थ्रेशोल्ड सेट किया है। तो अभी इसके ऊपर मेरा ये करियर सिग्नल गया तो मेरा क्या है कि ये पूरा स्पेक्ट्रम ब्लॉक हो जाएगा। और ये जो स्कैन पिक थ्रेशोल्ड होता है, ये बेसिकली ये अगर आपने यहाँ पे सपोज इसके ऊपर अगर सिग्नल चला गया, मतलब आपके सराउंडिंग्स में दोस्तों कोई तो एक्टिव ट्रांसमीटर अवेलेबल है, इसीलिए ये इसके भी ऊपर ये स्कैन पिक थ्रेशोल्ड मतलब आपका जो पीक थ्रेशोल्ड रहता है उसके ऊपर अगर आपका कोई सिग्नल चला गया, मतलब आपका वहाँ पे कोई एक्टिव ट्रांसमीटर आपके सराउंडिंग्स को 50 मीटर में या 20 मीटर में या 30 मीटर में अवेलेबल है, इसलिए उसने पकड़ लिया। 100 मीटर तक तो ये पकड़ ही लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 मीटर्स तक का डायरेक्शनल एंटीना का कैपेसिटी रहता है, तो वो उतना तक तो 100 फीट, सॉरी माय मिस्टेक, तो 100 फीट तक का कैपेसिटी रहता है। तो अगर 100 फीट के सराउंडिंग में अगर आपका कुछ है, मतलब 30 मीटर के सराउंडिंग में 30 मीटर्स तक, तो वो पकड़ लेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये स्कैन पिक थ्रेशोल्ड ये बता रहा है कि ये स्कैन पिक थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया, मतलब आपका कोई एक्टिव ट्रांसमीटर है। और आपने जैसे कि ये जो आपका एक्सक्लूशन थ्रेशोल्ड है आपने यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये पर्टिकुलर पूरा स्पेक्ट्रम आपका अभी ब्लॉक हो चुका। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कैलकुलेट करोगे ना दोस्तों, तो ऐसे करके कैलकुलेट करके ऐसे फ्रीक्वेंसीज आती है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ तक ही आएगी, बट ये यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम है ना, जो करियर सिग्नल है, जो आरएफ पोल्यूटेड है, वो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी एलोकेट नहीं करेगा, वो उसके बाजू में किधर तो भी फ्रीक्वेंसी ऐसे एलोकेट कर देगा। ये मेरी जितनी भी सारी है, ये मेरी सारी फ्रीक्वेंसीज़ है जो वर्क बेंच ने कैलकुलेशन के थ्रू, कैलकुलेशन जो मैं नीचे बटन कैलकुलेशन का बटन आता है तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया है। तो बेसिकली यही है स्कैन पिक थ्रेशोल्ड और एक्सक्लूशन थ्रेशोल्ड का जो फंक्शन है वो यही है। अभी हम लोग फिर से वर्क बेंच पे जाते हैं। तो अभी मेरा ये सब हो गया, उसके बाद मेरे को एनालाइज़ करना है, तो ये बताएगा कि भाई कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपैटिबल है और कौन सा नहीं है। उसके बाद आपको कैलकुलेट ही करना है। कैलकुलेट करोगे तो अभी जैसे कि वो मैंने ये जो स्कैन पिक थ्रेशोल्ड है, ये अभी तक तो कुछ अभी स्कैनिंग यहाँ पे हुआ नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अभी मेरे पास ऑनलाइन है नहीं, तो बताएगा नहीं। उसके बाद आपको स्टॉप करना है और उसके बाद असाइन एंड डिप्लॉय करना है। तो जो आपका जैसे कि 3 यहाँ पे स्टार रेटिंग है, तो जो अच्छा स्टार रेटिंग है वो सबसे अच्छा आपका फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी आप अपने रिसीवर पे चढ़ा सकते हो। उसके बाद ट्रांसमीटर के साथ उसको सिंक कर सकते हो। तो आज मैंने ये बताया कि स्कैन पिक थ्रेशोल्ड और एक्सक्लूशन थ्रेशोल्ड का इंपॉर्टेंस जो बहुत ही ज़्यादा है। एंड यही है इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में यही बताना चाहता हूँ। आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसे ही ये वीडियोज़ को शेयर कर दो। आई वॉन्ट ऑल द स्टेज टेक्नीशियंस, ये जितने भी इधर है वो सब ग्रो हो, एंड ये जितना हो सके आप ये वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।